Dear students of class 7th and 8th संस्कृत। देखिए बच्चों, आज मैं वर्ण विचार के बारे में पढ़ा रहा हूँ। आपके ब्रिज कोर्स के अंतर्गत क्लास 7th और 8th दोनों के लिए यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रिज कोर्स में सबसे पहले वर्ण के बारे में बताया गया है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, अयोगवाह क्या है, उच्चारण स्थान, किन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसके बारे में विशेष जानकारी दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि वर्ण क्या है। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ये तो प्रकार हुआ, लेकिन वर्ण क्या है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, यानी सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक को स्वर बोलते हैं, दूसरे को व्यंजन बोलते हैं, यानी इंग्लिश में इसे वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट। और वर्ण क्या है? तो अल्फ़ाबेट्स हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन वर्णों का उच्चारण अपने आप होता है, स्वतः होता है, किसी वर्ण की ज़रूरत नहीं होती, डंडे की ज़रूरत नहीं होती बूढ़े की तरह आगे बढ़ने के लिए, ऐसे ही वर्णों को हम स्वर वर्ण कहते हैं। यानी जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते हैं हमें व्यंजन वर्ण। तो देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है, ये देखिए स्वर वर्ण। अब स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर दिया हुआ है 13 स्वर्ण। कितने होते हैं स्वर वर्ण? तो 13 होते हैं वावेल्स। इंग्लिश में कितने होते हैं? 5। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है, तो हिंदी और संस्कृत काफ़ी इंग्लिश से स्ट्रॉन्ग होता है। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है? अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और लिरी, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर कौन कौन से आते हैं? तो आ, अब अ के बाद जो बच गया आ, छोटी ई के जगह पर बड़ी ई। अब देखिए यहाँ पर लिखा है छोटी ई, आप देख रहे हैं, लेकिन बड़ी ई हो गया है गलती से, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये छोटी ई है यहाँ पर। और छोटा ऊ, री और ली, ये 5 जो हैं ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर में कौन कौन आते हैं? तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ये 6 जो है ये दीर्घ स्वर हैं। इस प्रकार ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को मिला करके हम स्वर वर्ण कहेंगे। और इनकी संख्या कितनी है? 13 है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जिसमें ये बताने के लिए कि अब ये व्यंजन वर्ण क्या है। हम व्यंजन वर्ण को कैसे, हम क्या करेंगे व्यंजन वर्ण को? तो व्यंजन वर्ण को इस तरह से कहना है कि स्पर्श, इसके कितने हैं? ये व्यंजन वर्ण के उच्चारण कैसे होता है? तो स्वर वर्णों की सहायता से होता है। अब जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इसका उच्चारण आधा मात्रा से होता है। जब हम क पूरा लिखेंगे तब हम कहेंगे क, ख, अ जोड़ेंगे तब, बिना जोड़े क, ख, इस तरह से हलंत वाला अर्धमात्रिक होता है। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के। 33 और 13 कितने हो गए? 46। और 2 अयोगवा यानी 48। तो 48 वर्णों की संख्या को, टोटल वर्णों की संख्या को वर्णमाला कहते हैं। स्पर्श वर्ण क्या है? क से लेकर के म तक, ये क्या है? स्पर्श है। स्पर्श इसलिए कहते हैं, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, ये कहीं ना कहीं से टच करता है। अब जब मैं नीचे बताऊंगा उच्चारण स्थान में कि कैसे कैसे ये कहाँ से टच करके ये आवाज़ निकलती है।
तो क से म तक हो गया, यानी कवर्ग, इसको बोलते हैं। ये तो हो गया कवर्ग, इसको हम क्या बोलेंगे? कवर्ग। ये है आपका कवर्ग। ऐसे ही आपका चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये पूरा प फ ब भ म, तो 25 हो जाएंगे। 5 5 करके 5 वर्गों में बांट दिया गया, तो 25 वर्णों की। ऐसे ही अब आपका है यहाँ पर अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब होता है, ये आपका अंतस्थ, य र ल व, य र ल और व, ये अंतस्थ है। अंतस्थ का मतलब होता है, अंत मतलब अंदर, अस्थ मतलब ठहरना। जो अंदर ही अंदर ठहर जाए उसको हम क्या कहेंगे? अंतस्थ बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? अंतस्थ। तो इसमें कौन कौन वर्ण आते हैं? तो य, र, ल और व, ये जो 4 वर्ण है ना, ये अंतस्थ है। और उष्म वर्ण, उष्म का अर्थ ही होता है गर्म हवा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म हवा बाहर निकलती है तो उसको हम कहेंगे उष्म वर्ण। अब ये कौन कौन से हैं? तो 4 वर्ण हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। तालव्य स में क्या होता है? तो तालु से इसका उच्चारण होता है। मूर्धन्य स मूर्धा से, इसलिए इसको मूर्धन्य बोलते हैं। और दांत से होता है, इसलिए इसको दंत स बोलते हैं। और ह का उच्चारण कंठ से होता है। तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये चारों का उच्चारण जो होता है, इनके उच्चारण में गर्म हवा बाहर निकलती है, इसलिए इसको उष्म वर्ण करते हैं। उष्म का अर्थ ही होता है गर्म। जैसे देखिए, बोल करके आप अपने मन में देखना, श, और आगे हाथ अगर रोक करके बोलेंगे श, स, स और ह, ये सब में गर्म हवा बाहर निकलती है, आप खुद एहसास करेंगे। तो इस तरह से ये उष्म वर्ण हुआ। अब चलते हैं नीचे। देखिए लिखा क्या है कि अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। ये स्वर के साथ या स्वर वाले व्यंजन के साथ बाद में आकर जुड़ते हैं। अब उच्चारण स्थान पर आते हैं। उच्चारण स्थान क्या है? तो वर्णों के उच्चारण स्थान, वाक् इंद्रिय के जिन भाग से किसी वर्ण का उच्चारण होता है, वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। वाक वर्ण, वाक इंद्रिय मतलब क्या हुआ? बोलना, यानी मुंह के जिस भाग से जो उच्चारण होता है उसको हम क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान। अब जैसे देखिए नीचे उच्चारण स्थान में लिखा है कौन कौन सा है? तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। कंठ, तालु, कंठोष्ठ, ये सब क्या है? मुंह के भाग हैं, और यहीं से कहीं ना कहीं से ये इसका उच्चारण होता है। उदाहरण के तौर पर मैं ये बता दूं कि कंठ, आ विसर्ग, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ये संस्कृत में सूत्र है। अकुह, अ मतलब अ और आ, कु मतलब कवर्ग, क ख ग घ अंग, और ह विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, तो ये हो गया। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो देखो, अंतस्थ नहीं, उष्म वर्ण में ह आता है, और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो कंठ से। एक बार क के देखना, क, ख, ग, घ, कहीं से मतलब कि टच नहीं होगा, न जीभ ऊपर जाता है, न दांत से संपर्क होता है, न तुम्हारे कहीं ओठ से है, डायरेक्ट ये मुंह से खुलता है। क, ख, मुंह खुलता है और सीधे कंठ से आवाज़ आती है और बाहर हवा साथ में निकलती चली जाती है, उच्चारण होते जाता है। क, ख, ग, घ, ये सारे कहीं टच नहीं, तो इसको कंठ कहते हैं। दूसरा तालु। तालु छोटी ई और बड़ी ई, इन दोनों का उच्चारण इचु यशानम तालु। तो ईचू का मतलब हो गया ई और चबर्ग। ई मतलब छोटी ई और बड़ी ई। चबर्ग का मतलब हुआ च, छ, ज, झ, ञ।
और य तालु से उच्चारण इसका होता है। कहाँ से होता है? तालु से। तालव्य स जो श है वो भी तालु से होता है इसका उच्चारण। तो तालव्य स ये सबका उच्चारण कहाँ से है? तो कह रहा है कि तालु से। ऐसे ही अब जैसे च छ देखना, ये जीभ जाता है, तालु में मारता है, प्लेट में मारता है और आवाज़ बाहर आती है। च छ ज झ, ये सीधे ऊपर जो प्लेट है ना, दांत के ऊपर वाला दांत के पास में ही टच करके तालु से और बाहर आवाज़ निकलती है। ऐसे ही ये मूर्धा, मूर्धा का अर्थ होता है ये री री, ऋटु रसानाम मूर्धा। तो ट ठ ड ढ, ऋटु टू मतलब ठवर्ग, तो ट ठ ड ढ ण र और मूर्धन्य श। यहाँ पर देखिए मूर्धन्य श है लास्ट में, ये मूर्धन्य श है आपका। तो र श और ये टवर्ग और इधर है री, ये इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो मूर्धा, मूर्धा मतलब मुख, मुख से टन टन की आवाज़ आती है, जैसे घंटी बजती है, ट ठ ड, ये सारे। ऐसे ही दंत में देखिए, ऋतुलसानाम दंता, ऋतु ली और तवर्ग तथा द ध न, तवर्ग मतलब त थ द ध, ये सब दांत से उच्चारण होता है। कैसे? तो देखना जीभ कहाँ जाता है और कहाँ मारता है। जैसे त बोलते ही देखना ये जीभ जाकर के दांत में मारता है ऊपर और तब ये बाहर आवाज़ आ जाती है, इसलिए दंत से इसका उच्चारण होता है। तो अगर बिना मारे तो नहीं बोल सकते, बिना दांत में टच किए। त थ द ध न, इस तरह से ल का भी और दंत श का, ये जो श है ना दंत श, तो और ये जितने भी उच्चारण हैं इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तो कह रहा है कि दंत से। ऐसे ही ओष्ठौ, तो कह रहा है कि उपपद्यमान या नामो ओष्ठौ, ये संस्कृत का फॉर्मूला है। तो ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों ऊ हो जाएगा। पवर्ग प फ ब भ म, ये ओष्ठ से होता है, क्योंकि बिना ओठ सटाए आप बोल ही नहीं सकते हैं। और ओष्ठौ इसलिए कहते हैं क्योंकि दो ओठ है, इसलिए एक रहता तो ओष्ठा होता, दोनों ओठ जोड़ करके तब आवाज़ ये बाहर आती है, इसलिए ओष्ठौ कहते हैं द्विवचन में। तो प, अब जैसे प करना है तो प जब तक ओष्ठ नहीं सटेगा आवाज़ ही नहीं आएगी। फ ब भ म, ये सारे देखना ओठ से ही उसका उच्चारण होता है। तो अनुस्वार का होता है। ऐसे ही कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, ए और ए का उच्चारण किससे होता है? तो कह रहा है कि कंठ और तालु से होता है, इसलिए कि अ और ई मिलकर के ए बनता है और अ और ए मिलकर के ए बनता है। तो अ और ई, अ का उच्चारण कंठ है और ई का तालु है, इसलिए ए का उच्चारण कंठ तालु से होता है और ए का उच्चारण भी कंठ तालु से है। तो ए दे तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्ठम, कंठोष्ठम का कंठ और ओष्ठ से होता है, ओ और औ, इसलिए कि ओ जो बना अ और ऊ से बना। अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ऊ का उच्चारण ओष्ठ है, तो अ और ऊ मिलकर के ओ बना, तो ओ के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों मिलता है। जैसे देखो ओ, जब मैं बोल रहा हूँ तो देखना कंठ से भी हवा आई और आपका जो ओठ है ये दोनों मिल करके गोल बन जाते हैं। ओष्ठ जो है आपके वो होठ, लिप्स, ये क्या हो जाते हैं? गोल बन जाएंगे। ठीक है, तो ओष्ठ, ओ कहते ही आपका ये जो थुथुन है मुंह का वो बाहर निकल जाता है। ओ में भी, तो इस तरह से ये सबका उच्चारण स्थान और कहाँ से होता है ये मैं इसमें बता दिया। और वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। ये थोड़ा अलग होता है क्योंकि और ये ज़्यादा लोग देते भी हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सबसे थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए बच्चों ध्यान रखना। अगर
आपका फर्स्ट PT1 होगा, तो हो सकता है कि उस समय तक आपकी बुक न आई हो। तो जब बुक नहीं आएगी तो ये आपके ब्रिज कोर्स के अंतर्गत ये वर्णों का बहुत महत्व होता है और इसमें से प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न पत्र भी मैं सॉल्व कराऊंगा, मैं भेजूंगा यहाँ से, आप ज़रूर देखेंगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपके फ़ायदे के लिए हैं, 7th और 8th दोनों क्लास के लिए। NCERT के अंतर्गत यही आपको तब तक ब्रिज कोर्स चल रहा है जब तक कि आपके संस्कृत की बुक नहीं आई है। जब आ जाएगी दीपकम तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी ग्रामर ये जानना ज़रूरी है क्योंकि ये बेस होता है आपका, इसलिए अभी तक ये कराया जा रहा है। जो नेक्स्ट होगा फिर मैं उसको भी देखूंगा, तब तक इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो मैं ज़रूर करा करके यहाँ से भेजूंगा। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आगे ध्यान रखना है और अच्छा करने के लिए प्रयास करना है।